हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स चैप्टर से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की स्टडी करेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्राइव करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की, किसी मटेरियल की टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व करने के लिए हम एक टेस्ट सिलेंडर या एक टेस्ट वायर लेते हैं और उस पर स्ट्रेचिंग फोर्स, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं। सपोज ये एक फिक्स्ड सरफेस है। इस फिक्स सरफेस से हमने टेंसाइल प्रॉपर्टीज लेने के लिए एक वायर, मेटेलिक वायर लिया है। इस मेटेलिक वायर के नीचे एक हम पेन जोड़ देते हैं, जिस पर हम अलग अलग क्वांटिटी के वेट पुट करते हैं, जिससे जो अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स इज अप्लाइड टू द वायर, जो वायर को फोर्स तो ये स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होने के बाद जब ये स्ट्रेचिंग फोर्स, तो पर्टिकुलर अप्लाइड फोर्स नोट कर लेते हैं और इसमें जो स्ट्रेन होगी, यानी कि रेशो ऑफ इनलार्ज लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ, स्ट्रेन मालूम कर लेंगे। जो फ्रैक्शनल चेंज ऑफ लेंथ यानी स्ट्रेन और अप्लाइड फोर्स को रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद रिपीटेड फोर्स अप्लाइड करेंगे, यानी कि स्पैन में हम अलग अलग वेट पुट करेंगे। उसके बाद उसकी स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे और इसको अप्लाइड वेट को हम नोट कर लेंगे। नेक्स्ट फिर इस वेट को बढ़ाएंगे, अप्लाइड वेट को नोट कर लेंगे और स्ट्रेन नोट करेंगे। इस तरह से जो अप्लाइड फोर्स है उसको हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन नोट करते जाएंगे। अप्लाइड फोर्स को, जो अप्लाइड फोर्स है उसको हम उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर से डिवाइड कर देंगे। तो जो हमने इंक्रीज़ किए हैं, जो ग्रेजुअली इंक्रीज़ किए हैं, जो हमने रीडिंग्स नोट किए हैं, उसको अगर हम एरिया से डिवाइड, अप्लाइड फोर्स की, उसको हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो वो स्ट्रेस, प्रोवाइडेड स्ट्रेस आ जाएगी और करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। अब स्ट्रेन जो स्ट्रेस और स्ट्रेन हमने नोट किए हैं उनको एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहलाता है। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर हमने कोई आयरन वायर लिया तो उसका कर्व अलग आएगा, कॉपर वायर लिया उसका अलग आएगा, और एल्यूमिनियम वायर या किसी और मटेरियल का लिया है तो उसका कर्व अलग होगा। ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। अब ये एक टिपिकल मेटल का हमने एक टिपिकल ग्राफ ड्रॉ किया है, जो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। इधर की साइड में स्ट्रेस और हॉरिजॉन्टल साइड में हमने स्ट्रेन, जो हमने अभी रीडिंग्स नोट की हैं वो नोट किए हैं, और करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन के हेल्प से हमने ये OABCDE ग्राफ ड्रॉ किया है।
इसका जो OA पार्ट है यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर यहाँ पे हम इसको डिफॉर्मिंग फोर्स यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है उसको हम रिमूव कर दें तो ये फिर वापस A टू O यानी कि जीरो पे ही, जीरो स्ट्रेस हो जाती है, स्ट्रेस पर जीरो स्ट्रेन हो जाएगा। यहाँ तक OA पार्ट जो है इसमें हुक्स लॉ इज डिफाइंड यानी कि इट ओबेज हुक्स लॉ। नेक्स्ट पॉइंट है B, इससे थोड़ा सा आगे है, यहाँ पर स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण ये थोड़ा इसका स्लोप जो है विद स्ट्रेन एक्सिस कम हो जाता है। लेकिन B से भी अगर हम फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दें तो ये वापस O पर यानी कि स्ट्रेस जीरो है तो स्ट्रेन भी जीरो हो जाती है। इस तरह से ये B तक, यहाँ तक ये इलास्टिक एज इलास्टिक मटेरियल, फुल्ली इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है और ये ही इसकी इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट कहलाता है। B इज द यील्ड पॉइंट। इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगी सिग्मा y, ये कहलाती है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। B के बाद अगर हम इस पर थोड़ा सा भी स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं तो इसमें स्ट्रेन की क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग जो मैग्नीट्यूड है स्ट्रेन का वो इंक्रीज होता है और ये लगातार B पर D तक इंक्रीज होता चला जाता है। तो D वह पॉइंट है जो ये मैक्सिमम स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग है। तो इसको हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेस है इस पॉइंट पर D पर, उसको हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं ऑफ द मटेरियल। D के बाद इसमें अगर हम थोड़ा स्ट्रेस कम भी कर दें लेकिन इसकी स्ट्रेन बहुत अधिक क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में बढ़ती है और इस तरह से ये बढ़ती चली जाती है और E पर ये लास्ट में इसकी नेकिंग होती है यानी कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता चला जाता है और E पर ये फ्रैक्चर हो जाता है। तो E को हम फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। इस तरह से ये इलास्टिक लिमिट B जहाँ तक इलास्टिक का काम करता है वो इलास्टिक लिमिट कहलाती है और ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ एट D और E इज़ द फ्रैक्चर पॉइंट। अब जो B तक का रीजन है वो इलास्टिक रीजन होता है क्योंकि यहाँ पर ये मेटल जो है बिहेव लाइक इलास्टिक मटेरियल, यानी कि यहाँ पे अगर फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देंगे तो ये अपनी इसी स्थिति में आ जाएगा। लेकिन B के बियॉन्ड ये प्लास्टिक रीजन होता है, अगर यहाँ पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को जीरो कर देंगे तब भी ये स्ट्रेन इसमें जीरो नहीं होती। अगर हम किसी कोई एक पॉइंट लिया हमने C, अगर C से हम इसको C से जब यहाँ से जो C के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस थी उसको हम फुली रिमूव कर दें तो ये स्ट्रेस जब हम जीरो हो जाएगी ये O पे न लौट के ये O डैश पे आता है ग्राफ, यानी कि इसमें जो कुछ स्ट्रेन बैलेंस रह जाती है, फुली रिमूव नहीं होती स्ट्रेन। तो जो बैलेंस है इसमें इसको हम कहते हैं परमानेंट सेट, यानी कि O डैश इज कॉल्ड परमानेंट सेट, यानी कि इतना ही जो है परमानेंटली स्ट्रेन इसमें आ गई है। इस तरह से ये ग्राफ है टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए मेटल। अब इसका जो कर्व जो OA रीजन है दैट इज लीनियर एंड हुक्स लॉ ओबेड। इस पोर्शन में OA में हुक्स लॉ ओबे होता है। फिर A टू B स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं होते, स्ट्रेस और स्ट्रेन इस पोर्शन में, लेकिन यहाँ तक ये
इलास्टिक मटेरियल की तरह इलास्टिक जो क्वालिटी है उसको फॉलो करता है, और अगर यहाँ से हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन इसमें जीरो हो जाती है। तो ये जो पॉइंट है बी, दिस इज यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट, और स्ट्रेस जो कहलाती है वो यील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है ऑफ द मटेरियल। जो पॉइंट डी है वो है अल्टीमेट, यहाँ पे ये अल्टीमेट है, मैक्सिमम है स्ट्रेस, ये कहलाती है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा फॉर द मटेरियल। ई पर वो जो है फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, तो फ्रैक्चर पॉइंट। जो अब ये डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल, अगर डक्टाइल मटेरियल अगर ग्राफ से हम देखना चाहें तो डक्टाइल मटेरियल में बी से ई की दूर होते हैं, लेकिन ब्रिटल मटेरियल में ये प्लास्टिक रेंज, जो इलास्टिक मटेरियल हैं या डक्टाइल मटेरियल, उनमें प्लास्टिक रेंज लार्जर होती है, और जो ब्रिटल मटेरियल हैं उनमें प्लास्टिक रेंज कम होती है। यानी कि जो डक्टाइल मटेरियल है उसमें बी ई से की डिस्टेंस जो है ज़्यादा होगी, स्पेस ज़्यादा होगा, और लेकिन ब्रिटल मटेरियल में बी और ई एक दूसरे के नियरर होंगे कंपैरेटिवली। तो जो डक्टाइल मटेरियल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम, ये डक्टाइल मटेरियल कहलाते हैं। तो इनका अगर हम ग्राफ देखेंगे तो जो अभी हमने दिखाया कुछ इस तरह का ही होगा। ये इलास्टिक लिमिट, ये जो है आपका हुक्स लॉ फॉलो होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर ये इलास्टिक लिमिट, एंड देन ये प्लास्टिक रेंज। यानी कि अगर ये यहाँ पे हम बी है, ये ई है फ्रैक्चर पॉइंट, और इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ये स्ट्रेस कंपोनेंट है, और दिस इज स्ट्रेन, दिस साइड स्ट्रेन है, ये है इलास्टिक लिमिट, एंड दिस इज फ्रैक्चर पॉइंट। तो फ्रैक्चर पॉइंट और इलास्टिक लिमिट, इनमें स्पेस ज़्यादा होता है, यानी कि प्लास्टिक रीजन ज़्यादा होता है। तो इस तरह के मटेरियल डक्टाइल मटेरियल कहलाते हैं। एग्जाम्पल हैं आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। इनको हम वायर के रूप में स्ट्रेच कर सकते हैं। होता है ब्रिटल मटेरियल, इन जो इसमें स्मॉल जो इलास्टिक, वेरी स्मॉल इलास्टिक रीजन होता है, और बी और ई क्लोज होते हैं। यानी कि अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का होगा। अगर यहाँ बी है, ये ई है, तो इनकी जो रेंज होगी वो कम होगी, ब्रिटल मटेरियल होंगे। जैसे इनको हम तार के रूप में, वायर के रूप में स्ट्रेच नहीं कर सकते। जैसे ग्लास है या ड्राई क्ले है, तो ये ब्रिटल मटेरियल है। ये अगर हम इसको बीट करें ब्रिटल मटेरियल को, तो ये पीसीज में ब्रेक हो जाता है।